एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेडर अनिल सिमरवाल पर, जहां पर हमारा 9वां क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, यानी कि 9th क्वेश्चन आंसर सेशन ये हमारा है, जहां पर सवाल आपके होते हैं, जवाब उनका मैं देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे मार्केट की, जहां पर बैंक निफ्टी के अंदर एक मैसिव मूव आया। 850 पॉइंट से ऊपर बैंक निफ्टी ने मूव दिया और 300 पॉइंट यानी 250 से 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने मूव दिया। अब यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज क्या थी? आरबीआई ने रेट कट किया था, जो कि 0.25 का एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी, वहां पर 0.50 का रेट कट हुआ। अब रेट कट का क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट पर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आरबीआई ने जो रेट कट किया है उससे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन ये सस्ते होते हैं, जिसके चलते काफी चीजें चेंजेस होती है। अब इसका फायदा सबसे ज्यादा कहां पड़ने वाला है? तो सबसे पहले फायदा पड़ने वाला है लोन लेने वालों को पे, यानी जो लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। अब ये सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों को सस्ता मिलेगा तो वो बैंक आगे सस्ता देंगे। बैंक अपना जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस करेंगे। उसके बाद बात करें कौन से सेक्टर को इफेक्ट पड़ेगा? रियलिटी सेक्टर। आपने देखा भी होगा, रियलिटी सेक्टर के अंदर कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन अच्छा खासा मूवमेंट था। डीएलओ भी 5-6% मूव दे रखा था। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी 6% की तेजी थी और भी काफी स्टॉक थे जहां पर तेजी थी। ऑलमोस्ट सारा रियलिटी सेक्टर भाग रहा था, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अगर होम लोन सस्ते होंगे तो रियलिटी सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, लोग नया घर खरीदने के लिए जाएंगे क्योंकि उनको लोन सस्ता मिल रहा है, तो वहां पर एक रियलिटी सेक्टर को भी अच्छा मोमेंटम मिलता है। उसके बाद बात करेंगे एक और है ऑटो सेक्टर, यानी कार लोन सस्ता होने से ऑटो सेक्टर के ऊपर भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद बात करें जिसको बेनिफिट मिलने वाला है वो है एमएसएमई स्मॉल बिजनेस के ऊपर। इसके बाद बात करें स्टॉक मार्केट जनरली पॉजिटिव रहता है, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू लिक्विडिटी बूस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लिक्विडिटी को बूस्ट मिलेगा, जिसके चलते शेयर मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो वहां पर लिक्विडिटी बनेगी और मार्केट के अंदर ये अच्छी ही खबर होती है। यानी शेयर मार्केट में अगर लिक्विडिटी बनी रहेगी तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहता है। बात की जाए इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ शिफ्ट होते हैं इससे, तो इससे क्या है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे मार्केट को भी एक अच्छा खासा और बूस्ट मिलेगा। तो बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी सेक्टर में रैली हो सकती है आने वाले टाइम में, वैसे हुई भी है। तो यहाँ पर काफी फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर सीआरआर भी 1% गिरा है, जिसके चलते अच्छा खासा मार्केट के अंदर फ्राइडे को आपको मूवमेंट देखने को मिला। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला जो कमेंट है वो है राज सिंह, जो बोलते कि आपका लाइव मेरे में दिखाई नहीं देता है, मैं चेक करता हूं पर वीडियो चलती ही नहीं आपके लाइव की। तो भाई वो शायद आपकी जैसे दिक्कत हो सकती है, सभी लाइव से ज्वाइन होते हैं। अगर फिर भी आप मेरे लाइव पे नहीं देख पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो। जब भी मैं लाइव आता हूं तो टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल देता हूं कि मैं लाइव आ चुका हूं और वहां पे लिंक भी शेयर कर देता हूं लाइव का, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रंप और मस्क के जज में मार्केट में कोई इंपैक्ट होगा? देखो, ट्रंप और अगर एलोन मस्क का आपने सुना होगा डिस्प्यूट आपस में काफी चल रहा है, तो उससे मार्केट में कितना इफेक्ट पड़ेगा? नॉर्मली देखा जाए तो इंडियन मार्केट पर कोई खास इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और ट्रंप का और एलोन मस्क के बीच का ही मैटर है, तो वो वहां तक ही सीमित रहना चाहिए। तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता मार्केट में इस चीज से कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या कुछ बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। छोटा मोटा कोई इफेक्ट पड़ना होगा तो पड़ सकता है, अदरवाइज इसको आप ज़्यादा सीरियसली ना ही ले तो ही बेटर है। अगला क्वेश्चन है, ये है यश भाई का, सर जी हम 1000 रुपये से हैजिंग कर सकते हैं? देखो, हैजिंग के अंदर 1000 रुपये से हैजिंग नहीं होती। हैजिंग के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है। जब भी कोई हैज करते हैं तो वहाँ पे 20-30-50 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो मिनिमम मार्जिन ही होता है जिसके चलते आप हैजिंग कर सकते हो। तो उतना मार्जिन तो आपको कम से कम मार्केट कैपिटल यूज करना ही पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर, तो 1000 रुपये में नहीं होगा हैजिंग। और आप चाहते हो पूरा हैजिंग कैसे करना है और कितने अमाउंट में होता है, तो उसका पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना के गे रखा है 2 पार्ट के अंदर, जाके दोनों पार्ट देख लो। उसमें कैसे हैजिंग करते हैं सारी डिटेल में वीडियो मैंने समझा रखी है, जाइए और चेक कीजिए। उसमें मार्जिन भी पता लगेगा आपको कि कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है आपको हैजिंग करते टाइम और क्या बेनिफिट मिलता है हैजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणाल मोदी, अनिल जी एक्सपायरी ऑप्शन की एक्सपायरी नजदीक हो तो उसको अपने नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं क्या सर? देखो, ऑप्शन की एक्सपायरी अगर नजदीक है, आपको लगता है कि आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है, मुझे आगे भी होल्ड करना है, मेरे को यहीं पर नहीं काटना है, तो आप डेफिनेटली अपने ऑप्शन को नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुझे इनफ प्रॉफिट आ चुका है, मुझे कोई जरूरत नहीं है अब शिफ्ट करने की, या फिर मैंने अपना ट्रेड क्लोज करना है, तो आप वहां पर क्लोज भी कर सकते हो। लेकिन आपका व्यू अगर लंबा है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। मतलब नेक्स्ट मंथ में कैसे शिफ्ट होगा, इस मंथ का एग्जीक्यूट करके, सेल करके या एग्जिट करके आपको नेक्स्ट मंथ में एंटर करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शन को नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग में
अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा आप कैरी करके ही ना रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा मोमेंटम आए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नीचे मिले फिर लेना चाहिए। जितना ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बाय सेल करोगे, जॉबिंग करोगे, यानी प्रॉफिट बुक करके नीचे लोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। सिर्फ ऑप्शन होल्ड करके ही आप बड़ा पैसा कभी कभी कमा पाओगे, यानी कि 100 में से अगर 10 शेयर में आपने कमा लिया तो 90 में आपका नुकसान होगा। क्योंकि अब अगर आप पूरे महीने ऑप्शन को होल्ड करके बैठे रहोगे तो आपका जो थीटा डिके होता है उससे आपका लॉस ही होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा बनी ही मोमेंटम के कैच करने के लिए है, यानी ऑप्शन बाइंग स्पेशली ऑप्शन बाइंग हमेशा बनी ही कि आप एक स्कैल्प मारो या फिर इंट्राडे मूवमेंट मिला लेके निकले, इसी तरीके से बनी है। होल्ड करने में थीटा डिके के चलते थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। बाकी अगर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता है तो आप होल्ड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा, वरना मूवमेंट मिला लेके निकलो और दोबारा एंट्री करो। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग का मेन खेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शालू वर्मा, सर स्प्रेड समझाना कैसे बनता है। देखो स्प्रेड मेनली काफी तरीके से बनता है, मैं एक सिंपल सा स्प्रेड बता देता हूँ। सिंपल सा स्प्रेड कैसे, कोई भी एक स्क्रिप्ट मान लो निफ्टी का, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, उसके अंदर स्प्रेड कैसे बनेगा। सपोज कीजिए आपने कोई निफ्टी 25,000 चल रहा है और 25,000 का कॉल बाय किया है, उसी के अगेंस्ट कोई कॉल बेचना, यानी कि 25,000 का कॉल बाय किया है और 25,000 के अगेंस्ट 25,300 का कॉल बेचना, 400 कॉल बेचना, यानी कि आपने जो आपका थीटा होता है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, सपोज करो आपने 150-200 रुपए में कोई कॉल बाय किया, क्योंकि वहां पर आपका थीटा जो होता है 200 रुपए का होता है, यानी कि वो 200 रुपए का जो प्रीमियम है वो डिके होना होता है, उसको कम करने के लिए आपने एक स्प्रेड बनाया है जो दूर का ऑप्शन प्रीमियम सेल कर दिया। यानी कल को अगर 200 रुपए आपका जीरो होता है तो जो आपने 100 रुपए में अगला ऑप्शन सेल किया है वो 200 रुपए से 100 रुपए आपको वहां पे रिसीव हो जाएंगे। तो इसलिए स्प्रेड का मतलब होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस का एक ही स्टॉक के अंदर एक स्ट्राइक को बाय करना होता है, दूसरे स्ट्राइक को सेल करना होता है, तो उसे कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी इसका फुल डिटेल वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है नमक खान का। ये है, सर एक बेस्ट पोर्टफोलियो में किस 2 सेक्टर के स्टॉक होने चाहिए, प्लीज बताएं। देखो यहाँ पर स्टॉक के रिकमेंडेशन तो मैं नहीं करता, मैं बार बार बोलता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम को पूछा करो, उसके जवाब लिया करो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा कहीं पे भी। ट्रेडिंग आपको आती है, ट्रेड आप कर लेते हो, आप प्रॉफिट लॉस कर लेते हो, लेकिन आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आज तक किसी भी यूट्यूबर ने या फिर किसी भी इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने किसी ने आपका सोल्यूशन नहीं किया है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहता हूं, ताकि आप जो प्रॉब्लम, आप जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हो वो कहीं कम हो जाएगी, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो सेक्टर आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन पे आप प्लीज कोई स्टॉक के बारे में ना पूछ के अपनी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो वो पूछ लिए, तो आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी, आप बेटर ट्रेडर बन जाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल परमार का, एक्सपायरी पे जो गेम ब्लास्ट होता है उसे कैसे पकड़े। देखो एक्सपायरी पे मेनली मैंने काफी बार आपको बताया कि आज बड़ा मूव आएगा और वहीं से मार्केट 400-500 पॉइंट निफ्टी भाग जाता है। एक दिन तो 900 पॉइंट निफ्टी भागा था, 900 पॉइंट निफ्टी भागा, काफी बड़ी बात है, कोई नहीं प्रेडिक्ट करता, मैंने प्रेडिक्ट किया है काफी बार। यहाँ पर ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन चेंज जो होती है वो काफी हेल्प करती है बड़े मूव को कैच करने के लिए। अगर आपके ऑप्शन के प्रीमियम में वहां पर एक तेजी है, यानी कि मार्केट में दिख रहा है कि ऑप्शन के प्रीमियम डिके नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो, थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ पर कुछ तो सरप्राइजिंग करेगा, या तो मार्केट भागेगा या मार्केट गिरेगा। तो ऐसे पता लगाते हैं, और काफी और ऐसे फैक्टर है जिसको आप अगर समझाना चाहे तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर पैसा भी तो 10 रुपए का 200 रुपए होता है, तो 2 घंटे का पूरा सेशन रहेगा। तो इसके लिए बनाने के लिए काफी एफर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊं और आप सीखो, तो कमेंट कीजिएगा कि मुझे चाहिए कि मैं बड़े मूव वाला वीडियो बना के दो, और ये कमेंट करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो ही बनाएंगे। 2-3 बंदों को सीखने के लिए 2 घंटा, मैं भी अपना 2 घंटा आपको दिखाने के लिए होगा, लेकिन क्या बताओ उसमें 5 घंटा लगेगा कि 10 घंटा लगेगा, तो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। अगर सीखने वाले ज़्यादा होंगे तो ही बनाया जाएगा, वरना फिर 2-4 बंदों को तो मैं पर्सनली फ़ोन करके ही समझा दूंगा। तो कमेंट कीजिए अगर आप सीखना चाहते तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, ये है टेक चार्ज 14 रिस्पॉन्स, जो कि है भाई मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि MSCI के नाम से है। मैं अनलिस्टेड स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं। वैसे तो कोई खास मोमेंटम दिखा नहीं, एक बार 12 रुपए के अराउंड हुआ था, लोगों को चिपका के माल नीचे आ गया है,
क्या पता वो लोगों के जो इन्होंने बाइंग किया था, सपोज करो जोरोदा के लोगों ने बाइंग किया था, कुछ और भी किया था, लोगों को माल चिपकाने आए थे या पता नहीं क्या करने आए थे, वहाँ से वो 12 रुपये एक बार दिखाया, उसके बाद नीचे चल रहा है। तो मेरा कोई व्यू नहीं है इसके ऊपर कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग होती नहीं है इसके अंदर, और पता नहीं कब कैसे फ्यूचर में क्या होगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, जब दिखेगा तब बात कर लेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है गोकुल परमार, कौन सा स्टॉक कब बाय करना चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, इस चीज़ का पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है इस क्वेश्चन पे कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, क्यों बाय करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। 20 EMA सेटअप यानी 20 EMA का जो स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने यूट्यूब पे पूरा अपलोड किया है, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है वो वीडियो। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है जाके देखो, उसमें प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस सब कुछ आप खुद डिसाइड कर सकते हो वो पूरा वीडियो देखने के बाद। तो फटाफट वो वीडियो देख लो, आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। 20 EMA सेटअप है या 20 EMA स्ट्रेटजी के नाम से, उसमें आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर है। उसको 2 बार देखो चाहे 10 बार देखो, वो देख लिया ना, आपके सारे इस सवाल का जो जवाब है मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिलबाग, सर लाइव कब आते हो, कोई एग्जैक्ट टाइम? 10 बजे है, हर दिन 10 बजे या 10 बजे से बाद आता हूँ मैं लाइव, ये मेरा टाइम है। तो 10 बजे या 10 बजे के बाद मैं लाइव आता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन जरूर किया करो। मेरा लाइव कभी मिस मत करना, मेरा लाइव सबसे मतलब खतरनाक होता है, तो वो मिस मत किया करो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको मेरे लाइव के अंदर। काफ़ी लोग ना यार दोस्त हैं जो मेरे स्टार्टिंग जुड़े हुए हैं, अब वो एक एक्चुअल में बड़े ट्रेडर बन चुके हैं। वो स्टॉक के मूवमेंट ऐसे निकाल देते हैं चुटकियों के अंदर, क्योंकि उन्होंने मेरे लाइव ज्वाइन कर करके सीखा है। लाइव एक्सप्रेशन जो मेरे होते हैं, जो लाइव फेस टू फेस में बताता हूँ, वो चीज़ें सीखी है। तो लाइव मेरा कभी मिस मत किया करो। अगला क्वेश्चन है, ये है ऑफिशियल अमन थिंडेस का, भाई जब हम कोई स्टॉक्स को सेल करते हैं तो वो बाद में अप क्यों जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इनोसेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेनली 99% इन्वेस्टर के साथ यही होता है, जब तक पोर्टफोलियो में स्टॉक होता है तब तक वो नहीं चलता, जैसे ही स्टॉक को सेल किया वो आग लग जाती है और हाथ ही नहीं आता। तो इसका मतलब आप अपने दिल को ऐसे खुशी दे सकते हो कि आप एक प्रमोटर हो, यानी प्रमोटर है आप, आपके स्टॉक बेचते ही भाग जाता है। लेकिन प्रमोटर तो क्या होता है, वो बाय करने के बाद भगाता है, लेकिन आप उल्टे प्रमोटर हो कि आप बेचते हो तो भागता है, आप लेते हो तो गिरता है। तो आप भी एक प्रमोटर हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपका कोडिंग गलत हो चुका है कि आपका उल्टा हो जाता है। तो खुशी की बात है कि आप प्रमोटर हो लेकिन होता उल्टा है। मेनली ये इमोशंस हर एक ट्रेडर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है। ये शेयर मार्केट इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करता है, हर एक इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करता रहेगा। जैसे आप सोच रहे हो उसको ये प्रेडिक्ट करता है, उसके हिसाब से ये मार्केट में रिएक्शन ले जाता है। ये देखता है कि कब आप स्टॉक बेच रहे हो, कब वहाँ पर ऑपरेटर बाय करेगा तो उसको उड़ा के ले जाएगा, हर चीज़ को वॉच करता है। तो ये मेनली होता है। इस चीज़ को आप कोई ज़्यादा मतलब इस पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जैसे जैसे एक्सपीरियंस करोगे थोड़ा सा इस पर अपना कंट्रोल बना सकते हो। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये सबके साथ होता है। लेकिन थोड़ा सीरियस मैटर तो है कि हम कोई स्टॉक बेचते हैं उसके बाद वो भाग ही जाता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है धर्मेश रमानी का, प्रॉफिटेबल बनने के लिए मिनिमम कितने बैलेंस चाहिए? देखो बैलेंस का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, माइंड सेट का खेल है, स्ट्रेटजी का खेल है। रिस्क मैनेजमेंट से पैसा बचाया जाता है, स्ट्रेटजी से पैसा कमाया जाता है, और माइंड सेट से दोनों पर कंट्रोल किया जाता है। ये 3 चीज हमेशा मेरी ध्यान रखना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। वरना चाहे आप यहाँ पे 1 लाख लेके आओ चाहे 10 करोड़ लेके आओ, यहाँ पर कुएं के कुएं खाली होते हैं, यानी समंदर के समंदर समा जाते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका माइंडसेट, आपकी स्ट्रेटजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें आपके कंट्रोल में है, तो आपके पास अगर कम कैपिटल भी है, यानी 10,000 रुपये भी है, 50,000 रुपये भी है, वो भी आप 1 करोड़ बना सकते हो। बस इन चीजों को फॉलो करो, इन चीजों पे काम करो। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है WTF शिवाय, भाई मेरा 3 लाख का लॉस है, रिकवर करने के लिए मेरे पास 1 लाख है, प्लीज बताइए कैसे रिकवर होगा। देखो अभी जो गलती 3 लाख के लॉस में की है वो रिपीट नहीं करनी है, और एकदम से लॉस सारा रिकवर नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। थोड़ा थोड़ा करना है, ध्यान रखना। लेकिन जो गलती 3 लाख के लॉस में की है वो प्लीज वो रिपीट मत करना, और एकदम से पैसा कमाने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये 1 लाख रुपया भी शेयर मार्केट में 50 लाख के बराबर है, अगर आप इसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ यूज करोगे। तो ये मेरी बात ध्यान रखना, आपके काम की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है रिम्पी गुप्ता का। ये है, सर प्लीज टेल मी, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड?
देखो वैसे तो फंडामेंटल जिसको चेक करना था वो 1 मिनट में पता लगा सकता है कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है या कौन सा अंडर वैल्यूड। जैसे कि उसका पीई रेशो आप चेक करते हैं और उसके सेक्टर के पीई रेशो से आप कंपैरिजन करते हैं तो उससे आपको साफ पता लगता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। अगर सेक्टर के पी से उसका पी कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर सेक्टर के पी से उसका पी ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें काफ़ी है जो मार्केट में ये बताती है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। सपोज कीजिए निफ्टी था 22,000 और कोई स्टॉक था उस टाइम 1,000 रुपये का। स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है, फंडामेंटल सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मार्केट के अंदर तेजी आई, स्टॉक हो गया मार्केट सपोज कीजिए निफ्टी हो गया वहां से 25,000 और स्टॉक वहीं पे 1,000 रुपये खड़ा है, तो वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से अंडर वैल्यूड माना जाएगा क्योंकि स्टॉक के सारे फंडामेंटल ठीक है, मार्केट मूव कर चुका, स्टॉक की सेल बढ़ रही है, तो स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ा नहीं तो वो अंडर वैल्यूड माना जाएगा। तो उसको आप बोल सकते हो कि मार्केट की लैंग्वेज में वो स्टॉक ने अभी मूव नहीं दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निफ्टी के साथ मार्केट के स्टॉक भी मूव करते हैं अगर उनके फंडामेंटल सब कुछ ओके है, उनकी बैलेंस शीट सब कुछ ओके है। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज कीजिए मार्केट था 25,000 और वहां पर कोई स्टॉक था नॉर्मल फंडामेंटल थे, उस टाइम था वो 1,000 रुपये, मार्केट गिर के आ गया 22,000 और स्टॉक वहां से 1,500 रुपये हो गया, तो आप उस स्टॉक को क्या बोलोगे कि यार मार्केट गिरा, ये स्टॉक तो गिरा नहीं बल्कि बढ़ा है, तो ये बेटर स्टॉक है, लेकिन उसके फंडामेंटल कोई खास बढ़िया नहीं थे। तो मैं मेरी लैंग्वेज में यानी कि जो मैं चीजें यूज करता हूँ मैं उस स्टॉक को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बोलूंगा कि यार मार्केट के हिसाब से ये स्टॉक के अंदर नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल इतने खास नहीं थे, स्टॉक की सेल इतनी खास नहीं थी, स्टॉक का प्रॉफिट भी इतना खास नहीं होता, लेकिन ये बढ़ता रहा, पता नहीं क्यों बढ़ रहा, हो सकता है एक बबल बना हुआ हो, कभी भी फूट सकता है। तो मैं इस तरीके से भी मार्केट को एक स्टॉक को प्रेडिक्ट करता हूं कि वो मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से कैसे मूव दे रहा है, तो वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। लेकिन काफी स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो कि मार्केट के मूव के हिसाब से बढ़े चाहे घटे, वो हमेशा रीजनेबल वैल्यूड के साथ होते हैं। सपोज कहते हैं एग्जांपल बीएससी का स्टॉक था, जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे था एक साल पहले 26,000, उस टाइम वो स्टॉक 2,100 रुपये के अराउंड था और मेरे पास होल्ड भी था, मैंने कम से कम इंस्टाग्राम पे काफी बार वीडियो भी बनाया था स्टॉक के बारे में कि ये एक्सचेंज का स्टॉक है, अच्छा मूव देना चाहिए आने वाले टाइम में। मार्केट क्रैश हुआ, 22,000 हुआ, लेकिन बीएससी का स्टॉक आज की डेट में देखा जाए 4.5 गुना हो चुका है, ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास हो गया। तो ये स्टॉक का बिजनेस और ये स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो मार्केट को शूट करते हैं, यानी कि मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े, ये रीजनेबल गिरावट दे सकता है, रीजनेबल अपसाइड दे सकता है, लेकिन ये स्टॉक ग्रोथ करता ही रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक की बिजनेस स्ट्रक्चर इतना मतलब ब्यूटीफुल है कि आप समझो यार कि ये तो सदियों तक चलने वाली चीज है। क्या कभी एक्सचेंज बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये स्टॉक तो ग्रोथ करेगा। एक टाइम हो सकता है कि बीएससी अभी ज्यादा मूव कर चुका है, इन फ्यूचर थोड़ा कम मूव करे या थोड़ा गिर जाए, लेकिन आप देखोगे 10-20 साल के नजरिए से देखोगे बीएससी के स्टॉक को, तो आपको इसका चार्ट जो देखोगे ना 20-30 साल का, तो आपको वो अपसाइड ट्रेंड में ही दिखेगा क्योंकि स्टॉक की एक्सचेंज यानी कि भारत में एक्सचेंज कभी भी बंद नहीं होने वाली और मेनली बीएससी तो सबसे पुरानी सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है वर्ल्ड की। तो ये चीज सारी मैटर करती है। कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके इमोशंस देखने पड़ते हैं, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से उसका प्राइस देखना पड़ता है, वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तब जाके कोई स्टॉक एक निकल के आता है जो हमें अच्छा रिटर्न देने का हिम्मत करता है या फिर अच्छे रिटर्न देने की एबिलिटी रखता है। तो ये था अब तक का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पर मैंने अपने 9th क्वेश्चन आंसर सेशन को कंप्लीट किया है और मैंने कोशिश की है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, और आगे आप ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम को मैसेज करें ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है, वरना आप भी ट्रेडर बहुत अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।